मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य परिदृश्य, आज हम इसी पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं वो राज्य के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो सुविधाओं का ढांचा है, सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं, और सबसे ज़रूरी स्वास्थ्य के जो आंकड़े हैं उन पर काफ़ी जानकारी देते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से वो खास बातें निकालें जिनसे मध्य प्रदेश की सेहत की क्या कहते हैं, एक असली तस्वीर समझने में मदद मिले। सही बात है। और देखिए, तस्वीर की शुरुआत ही एक तरह से चौंकाने वाली आंकड़े से होती है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, मतलब SRS, उसकी 2020 की रिपोर्ट है। हाँ, SRS 2020 वो बताती है कि बच्चों की शुरुआती मौत यानी शिशु मृत्यु दर, IMR जिसे कहते हैं, उस मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पर था। ये आंकड़ा बहुत गंभीर है। हाँ, और ये आंकड़ा ही इस पूरी बातचीत को बहुत अहम बना देता है। तो चलिए इसी बिंदु से शुरू करते हुए जरा और अंदर चलते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का नेटवर्क कैसा है मध्य प्रदेश में। देखिए, भारत सरकार के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, मानक तय है। हाँ, कि कितनी आबादी पर कौन सी सुविधा होनी चाहिए। जैसे मैदानी इलाकों में हर 5,000 लोगों पर एक सब सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, और 30,000 पर एक PHC। हाँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और आदिवासी या पहाड़ी इलाकों के लिए ये आंकड़े अलग हैं, 3,000 पर सब सेंटर और 20,000 पर PHC। सही। इसी तरह कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC के लिए भी मानक है। और मध्य प्रदेश ने जो लक्ष्य रखा है वो करीब 10,258 उपकेंद्र, 1,450 PHC और 353 CHC बनाने का है। मतलब जरूरत काफी बड़ी है। हाँ, और ये लक्ष्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्रोत यही बताते हैं कि सरकार का फोकस इन्हीं ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करने पर है। अच्छा। ताकि लोगों को मतलब पहली जरूरत की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आसानी से मिल सकें। लेकिन सिर्फ इमारतें बना देना काफी नहीं होता है ना। हाँ, बिल्कुल। कॉलेज काफी ज्यादा है। हाँ, और साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ और ANM, GNM, इनके प्रशिक्षण के लिए भी बड़ी संख्या में संस्थान हैं। तो ये सब मिलकर वो वर्कफोर्स तैयार करते हैं जो इन स्वास्थ्य केंद्रों को चलाएगा। ये तो हुई वर्कफोर्स की बात। एक और दिलचस्प चीज जो स्रोतों में मिली वो है मेडिकल कॉलेजों में थोड़ी स्पेशलाइज्ड सुविधाओं का विकास। हाँ, वो भी है। जैसे वायरोलॉजी या पैथोलॉजी लैब्स तो हैं ही, पर साथ में स्किन बैंक, बोन बैंक, आई बैंक और यहाँ तक कि हार्ट वाल्व बैंक जैसे टिश्यू बैंक्स भी स्थापित किए जा रहे हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि सिर्फ बेसिक नहीं बल्कि एडवांस इलाज की तरफ भी शायद ध्यान दिया जा रहा है। और एडवांसमेंट की बात करें तो उज्जैन में बनने वाले मेडिकल डिजाइन पार्क का जिक्र भी अहम है। इसे 2018 में मंजूरी मिली थी। हाँ, सुना है इसके बारे में। और ये मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा ऐसा पार्क बताया जा रहा है। मकसद है राज्य में ही मेडिकल उपकरणों का निर्माण। अच्छा। अगर ये सफल होता है तो शायद जो बाहर से महंगे उपकरण आते हैं उन पर निर्भरता थोड़ी कम हो। हाँ, ये तो अच्छी बात होगी। और इसी से जुड़ा एक और डेवलपमेंट है उज्जैन में ही, मेडिकल डिवाइस पार्क मोडालिटी की स्थापना। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की घोषणा इसी साल जनवरी 2024 में हुई है। ओके। इसमें टेस्टिंग लैब जैसी सुविधाएं होंगी। इससे निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद तो है ही, क्वालिटी कंट्रोल में भी मदद मिलेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की बात तो ठीक है, पर असली कहानी तो आंकड़े बताते हैं, है ना? बिल्कुल, आंकड़े ही असलियत दिखाते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5, जो कि देश भर में स्वास्थ्य का एक बड़ा सर्वे है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सर्वे है ये। उसके 2019-21 के आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर IMR 41.3 थी प्रति 1000 जीवित जन्म। 41.3। और इसमें भी एक चिंता की बात है, गांवों में ये दर ज्यादा थी 43.5, जबकि शहरों में 33.9 के करीब। ये ग्रामीण शहरी अंतर काफी कुछ कहता है। शायद सुविधाओं की पहुंच या क्वालिटी का फर्क हो सकता है। इसी सर्वे में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर U5MR वो 49.2 प्रति 1000 थी। और यहाँ भी गांवों की स्थिति शहरों से मतलब थोड़ी खराब थी। एक और आंकड़ा जो सच में बहुत परेशान करने वाला है वो है एनीमिया का। 6 से 59 महीने के बच्चे, मतलब 5 साल से छोटे, उनमें 72.7%, आप सोचिए लगभग 3/4 बच्चे खून की कमी यानी एनीमिया से जूझ रहे हैं। 72%? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत बुरा असर डालता है। हाँ, एक ठीक बात ये थी कि लिंगानुपात सेक्स रेशो 970 था, जो राष्ट्रीय औसत के आसपास है। और जो SRS 2020 की रिपोर्ट है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था,
जो जन्म और मृत्यु दर का रिकॉर्ड रखती है। वो तो स्थिति को और भी गंभीर बता रही है। उसके मुताबिक IMR 43 और U5MR 51 थी, यानी NFHS 5 से भी ज्यादा। हाँ, और फिर वही बात कि SRS 2020 के अनुसार IMR में मध्य प्रदेश देश में टॉप पर था। ये आंकड़ा बार बार सामने आ रहा है और ये दिखाता है कि ये कितनी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। इसी रिपोर्ट में टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, मतलब एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, वो 2.6 बताई गई 2018-20 के लिए। ये भी राष्ट्रीय लक्ष्य 2.1 से अभी काफी ज्यादा है। तो ये आंकड़े मिलकर एक मुश्किल तस्वीर बनाते हैं। असल में सवाल उठता है कि जब इतने सारे स्वास्थ्य केंद्र बनाने का लक्ष्य है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो फिर जमीनी स्तर पर खासकर बच्चों की सेहत के मामले में नतीजे इतने चिंताजनक क्यों हैं? हाँ, यही सवाल है। और ये हमें उन कोशिशों की तरफ ले जाता है जिन चुनौतियों से निपटने के लिए की जा रही हैं, मतलब सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं। हाँ, योजनाओं की तो एक लंबी लिस्ट है। इन्हें समझने के लिए शायद कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ, वो बेहतर रहेगा। पहले वो योजनाएं जो किसी खास बीमारी या स्थिति पर फोकस करती हैं, जैसे सांस अभियान SANS, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। हाँ, ये फरवरी 2021 में शुरू हुआ। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका मकसद बच्चों में निमोनिया से होने वाली मौतों को कम करना है, क्योंकि निमोनिया बच्चों की मौत की एक बड़ी वजह है। बिल्कुल, और ये सीधे सीधे उस ऊंची शिशु मृत्यु दर से जुड़ा है जिसकी हम बात कर रहे थे। सही। और अनीमिया की जो भयानक स्थिति हमने देखी, 72.7% बच्चे प्रभावित, हाँ, उससे निपटने के लिए 2016 से लालिमा अभियान चल रहा है। इसमें आयरन की गोलियां बांटना, जागरूकता फैलाना, इन पर जोर है। इसी तरह एक और गंभीर बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। ये एक आनुवांशिक बीमारी है। हाँ, खासकर आदिवासी समुदायों में ज्यादा होती है शायद। बिल्कुल, खासकर आदिवासी समुदायों में। इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल उन्मूलन मिशन शुरू किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में भोपाल से ही की थी। अच्छा। मध्य प्रदेश में फिर मई 2022 में झाबुआ और अलीराजपुर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, और फिर जुलाई 2022 से इसे सभी 89 आदिवासी विकास खंडों में लागू कर दिया गया। पूरे राज्य के आदिवासी इलाकों में। हाँ, और लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2047 तक देश से इस बीमारी को खत्म करना। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का भी शुभारंभ किया था। यानी इन योजनाओं से ये तो साफ है कि सरकार कोशिश करिए कि जो विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याएं हैं उन्हें पहचान कर उन पर टारगेटेड तरीके से काम किया जाए। हाँ, ऐसा लगता है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी इसी तरह का है, जिसका लक्ष्य 2030 तक इसे खत्म करना है। इसके लिए वो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA करते हैं ना। हाँ, एक साथ बहुत सारे लोगों को दवा खिलाने का अभियान। मंडला जिले में 2007 में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अच्छा, और एक अच्छी खबर भी थी इसमें। सतना जिले को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया था। हाँ, ये एक सकारात्मक बात है। ये दिखाता है कि अगर लगातार कोशिश की जाए तो सफलता मिल सकती है। सही कहा। अब आते हैं माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर केंद्रित योजनाओं पर। ये तो हमेशा से प्राथमिकता रहती हैं। हाँ, क्योंकि शिशु और मातृ मृत्यु दर ये सीधे तौर पर समाज के स्वास्थ्य का आईना होती हैं। जननी सुरक्षा योजना JSY, जो 2005 से चल रही है, शायद सबसे जानी पहचानी योजनाओं में से एक है। हाँ, काफी पुरानी और बड़ी योजना है। इसका मुख्य काम सरकारी अस्पतालों या मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में डिलीवरी को बढ़ावा देना है, ताकि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। इसमें शायद कुछ आर्थिक मदद भी मिलती है। हाँ, महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है। बिल्कुल, और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए 2013 में ममता अभियान भी शुरू किया गया। बच्चों के लिए कुछ और खास योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना। इसमें जिन बच्चों को जन्म से ही दिल की बीमारी होती है, उनका मुफ्त इलाज होता है। ये बहुत जरूरी है। इसी तरह मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना है। उन बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते हैं, उन्हें मुफ्त कॉक्लियर इम्प्लांट लगाया जाता है, जिससे उनकी सुनने की क्षमता वापस आ सकती है। ये योजनाएं सीधे तौर पर बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने पर फोकस करती हैं। बिल्कुल। और बच्चों की सेहत की बात हो और कुपोषण का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने एनीमिया के आंकड़े देखे, वो भी तो कुपोषण का ही एक रूप है। हाँ, सही बात है। इससे निपटने के लिए सुपोषण अभियान है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए चलाया जाता है। आंगनवाड़ियां पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। ठीक है,
ये तो हुई खास बीमारियों और माँ बच्चे के स्वास्थ्य की बात, लेकिन एक बड़ा पहलू है स्वास्थ्य सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच और इलाज के खर्च का बोझ कम करना। इस दिशा में कौन सी बड़ी योजनाएं काम कर रही हैं? इसमें सबसे बड़ा नाम शायद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का है। हाँ सितंबर 2018 में शुरू हुई ये योजना हाँ, आयुष्मान भारत देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। ये गरीब और कमजोर परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर देती है। 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष, हाँ, जिससे वे चुने हुए सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकते हैं। इसका मकसद लोगों को इलाज के भारी भरकम खर्च से बचाना है, जिसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। हाँ, क्योंकि कई बार इलाज का खर्च ही लोगों को गरीबी में ढकेल देता। बिल्कुल, हाँ। हाँ, ये योजना निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है। ये शहरी इलाकों के लिए भी कुछ है, खासकर झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों के लिए। हाँ, उनके भी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है और इसी के तहत संजीवनी क्लिनिक खोले गए हैं। अच्छा, संजीवनी क्लिनिक। ये शहरों में पीएचसी की तरह काम करते हैं ताकि शहरी गरीबों को उनके घर के पास ही बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। घर के पास सुविधा पहुंचाने की बात आपने कही। आपके द्वार नाम से भी कुछ पहले दिखती हैं स्रोतों में। हाँ, कई हैं, जैसे आयुष आपके द्वार। ये अगस्त 2023 की बात है। इसमें औषधीय पौधे बांटे गए। कोविड के समय वैद्य आपके द्वार पहल भी थी। इसमें आयुष क्योर ऐप से मुफ्त आयुष डॉक्टरों की सलाह घर बैठे मिल रही थी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। हाँ, इसी तरह कोविड टीकाकरण के लिए टीका आपके द्वार जैसी पहल भी ग्वालियर में अगस्त 2021 में हुई थी। तो ये सब दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और दूर दराज के इलाकों के लिए, जहां शायद ये ऐप वगैरह ना चले और आपातकालीन स्थिति हो, उसके लिए दीनदयाल चलित अस्पताल यानी 108 एम्बुलेंस सेवा है। ये 2009 से चल रही है। हाँ, 108 तो काफी जानी पहचानी सेवा है। हाँ, और इसे चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड नाम की कंपनी ऑपरेट करती है। ये सेवा खासकर एक्सीडेंट या कोई गंभीर बीमारी की स्थिति में मरीज को जल्दी अस्पताल पहुंचाने में बहुत मददगार साबित होती है। एक और बात जो दिखती है वो है आयुष, मतलब आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनको भी बढ़ावा देने की कोशिश। हाँ, उसका भी जिक्र है। कोविड के दौरान जीवन अमृत योजना के तहत इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो त्रिकटु चूर्ण बांटा गया था। हाँ, वो काफी चर्चा में था। क्या ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवाओं के साथ मिलकर काम कर रही हैं? स्रोत तो यही बताते हैं कि ऐसा प्रयास किया जा रहा है। आयुष अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का अपना एक नेटवर्क है और उन्हें भी स्वास्थ्य सेवाओं का हिस्सा माना जा रहा है। पोषण की बात करें तो दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का जिक्र भी करना चाहिए। शहरों में गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में खाना मिलता है। हाँ, ये योजना भी काफी महत्वपूर्ण है। सस्ता और पौष्टिक भोजन भी तो स्वास्थ्य का ही हिस्सा है ना? बिल्कुल। और जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए पोषण पुनर्वास केंद्र हैं, एनआरसीज। पहला एनआरसी 2006 में गुना में खुला था। अब ये कई जिलों में है जहां बच्चों को खास देखभाल और पोषण दिया जाता है। ठीक है, तो हमने मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर बात की। जो परेशान करने वाले आंकड़े हैं, खासकर शिशु मृत्यु दर और एनीमिया के, उन पर नजर डाली और फिर उनसे निपटने के लिए जो ढेरों योजनाएं चल रही हैं उनको भी समझा। हाँ, काफी सारी योजनाएं हैं। अब सवाल ये है कि इन सब का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है। एक तरफ तो लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, योजनाएं बन रही हैं। हाँ, और ये जानकारी उन सभी के लिए काम की है जो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति को समझना चाहते हैं, चाहे वो पॉलिसी बनाने वाले हों, रिसर्च करने वाले हों या बस एक आम नागरिक जो अपने राज्य के बारे में जानना चाहता है। स्रोत हमें बताते हैं कि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। देश में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर होना कोई छोटी बात नहीं है। बच्चों में एनीमिया का इतना ज्यादा होना भी बहुत गंभीर है। हाँ, ये आंकड़े वाकई चिंताजनक है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखता है कि इन चुनौतियों को स्वीकार किया गया है और उनसे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास हो रहे हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना का कवरेज बढ़ाना, नए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खोलना, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू बैंक बनाना, ये सब बड़े कदम हैं। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है जिसका जिक्र हमने शुरू में भी किया था और बीच में भी। अगर इतने प्रयास हो रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, योजनाएं चल रही हैं, हाँ, तो फिर शिशु मृत्यु दर जैसे जो इंडिकेटर्स हैं उनमें उतनी तेजी से सुधार क्यों नहीं दिख रहा जितनी शायद उम्मीद की जानी चाहिए? और यही वो सबसे अहम नुक्ता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या दिक्कत योजनाओं के डिजाइन में है या फिर जमीन पर उनके अमल में?
मतलब इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। हो सकता है। क्या लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ठीक से नहीं पहुंच पा रही है? या फिर मामला सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, बल्कि गरीबी, शिक्षा, साफ सफाई, पोषण जैसे जो गहरे सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं उनसे जुड़ा है, जिनका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है? शायद इन सबका मिलाजुला असर हो। हाँ, शायद ये सभी कारण मिलकर काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई और गहराई से सोचने की जरूरत है, और शायद यही वो बिंदु है जहां भविष्य के प्रयासों को केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना कि उनका लाभ सही मायने में उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो असर आंकड़ों में भी दिखे।